शुइयुन क्लब की छत को भी एक सुंदर और शांत आकाश उद्यान में बनाया गया था। क्योंकि क्लब में धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित था, ये ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए धूम्रपान करने का सबसे अच्छा स्थान बन गया। छत पर बहुत कम लोग थे। जियान चांगशिंग को लापरवाही से एक सोफा मिला और वह बैठ गया। उसने अपनी जेब से एक ब्रांडेड सिगरेट निकाली और एक ली कियांग को दे दी। ली कियांग इसे लेने के लिए आगे बढ़े और जियान चांगशिंग के सामने सोफे पर बैठ गए। उसके हाथ में सिगरेट थी, लेकिन उसे जलाने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने जियान चांगशिंग की ओर देखा। आप आज अचानक शुई को कॉकटेल पार्टी में क्यों ले आए? ये दुर्लभ है। ली कियांग ने खुद को शांत किया और जियान चांगशिंग की ओर देखा। जियान चांगशिंग ने अपनी सिगरेट जलाई और लाइटर ली कियांग को दे दिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जब से शुई ने मुझसे शादी की है, वह लगभग कभी भी इतनी प्रसिद्ध कॉकटेल पार्टी में शामिल नहीं हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसका एहसानमंद हूँ। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला, तो मैं उसे अक्सर ऐसे कार्यक्रमों में लाऊंगा। ये सुनकर ली कियांग ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने दूर तक देखा और समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वे दोनों एक साथ बड़े हुए थे। जियान चांगशिंग ली कियांग को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वह जानता था कि जब भी ली कियांग इस अवस्था में दिखाई देगा, उसके मन में कुछ था। जियान चांगशिंग ने भौहें चढ़ा दी और आगे की ओर झुक गया। क्या हुआ, कियांग जी? आप परेशान दिख रहे हैं। ली कियांग ने दूसरी ओर देखा और एक राहत भरी मुस्कान प्रकट की। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं, मैंने बस कुछ सोचा। ये कुछ भी नहीं है। हालांकि ली कियांग अपने दिल में संघर्ष कर रहे थे। उनका दिमाग शांत था। ये सच था कि चांगशिंग की बेटी कॉकटेल पार्टी में थी, लेकिन चांगशिंग को नहीं पता था कि ली कियांग उसे इस बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि वह नहीं जानता था कि जियान चांगशिंग खुद को नियंत्रित कर सकता है या नहीं। क्या उसे केवल दूर से देखने से ही संतुष्टि हो जाएगी, या क्या वह दौड़कर अपनी पहचान प्रकट कर देगा? कियाओ शुई अभी भी मौजूद थे। ली कियांग को पता था कि वह ये जोखिम नहीं उठा सकते। ली कियांग नहीं चाहते थे कि यह मामला चांगशिंग के वर्तमान जीवन को बाधित करे। सिर्फ चांगशिंग ही नहीं, बल्कि मीजी भी। उन्हें और चांगशिंग को मीजी की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। इस विचार को मन में रखते हुए ली कियांग एक आरामदायक मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सके। वह पीछे झुका और जियान चांगशिंग से कहा, ईस्ट सी रियल एस्टेट के मनोरंजन पार्क प्रोजेक्ट ने कुछ समय पहले काफी हलचल मचाई थी। मुझे याद है आपने कहा था कि इस कंपनी की पंजीकृत पूंजी केवल 1 मिलियन युआन है। क्या वे इतने बड़े प्रोजेक्ट का समर्थन कर सकते हैं? हालांकि ली कियांग रियल एस्टेट की दुनिया से नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि अगर किसी रियल एस्टेट कंपनी की पंजीकृत पूंजी केवल 10 लाख युआन है, तो वे इसे छोटे पैमाने की कंपनी भी नहीं मानेंगे। एक मनोरंजन पार्क परियोजना, नाम से ही पता चल रहा था कि यह कितना महंगा था। हालांकि ली कियांग को अभी भी नहीं पता था कि उन्होंने ईस्ट सी रियल एस्टेट की स्टार्टअप राजधानी के लिए जियान ए को व्यक्तिगत रूप से प्रायोजित किया था। जियान चांगशिंग ने कहा, इस कंपनी के पास बहुत अधिक तरल पूंजी है और यह सेंचुरी ग्रुप के साथ सहयोग कर रही है। मेरा मानना है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। वह फूट फूट कर मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ईमानदारी से कहूँ तो हमारा जियान समूह पहले इस मनोरंजन पार्क परियोजना की योजना बना रहा था और इसे विकसित कर रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ईस्ट सी रियल एस्टेट की तुलना में एक कदम भी धीमे होंगे। न केवल परियोजना का प्रस्ताव धीमा था,
बल्कि उनकी कीमत वाली जमीन भी दूसरे पक्ष ने फिर से छीन ली थी। जब ली कियांग ने ये सुना, तो वह आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाने से नहीं रोक सके। ओह, एक परियोजना पर जियान समूह के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए। ऐसा लगता है कि ईस्ट सी रियल एस्टेट ने अपनी दूरदर्शी योजना के मामले में अच्छा काम किया है। जियान चांगशेंग एक ऐसे व्यक्ति थे जो आसानी से वास्तविकता का सामना कर सकते थे। ईस्ट सी रियल एस्टेट के संबंध में उनके भी ली कियांग जैसे ही विचार थे। उसने सहमति में सिर हिलाया। ये कंपनी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। शुरुआत में मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अब इसने सफलतापूर्वक सभी का ध्यान आकर्षित किया है। आपका क्या मतलब है? ली कियांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। क्या आप किसी को उनकी कंपनी में नियुक्त करने की सोच रहे हैं? बड़े निगमों के बीच व्यापारिक जासूस रखना एक आम चाल थी। बेशक, हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता। ये पूरी तरह से और गुप्त होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब कोई ऐसी गंदी चालों का पता लगाएगा, तो न केवल जासूस भविष्य में शकल में जीवित रहने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि जासूसी करने वाली कंपनी को भी तुच्छ जाना जाएगा। हालांकि फिर भी व्यापार जगत में ऐसी चीजें अभी भी आम थीं, लेकिन जियान चांगशेंग के ईमानदार व्यक्तित्व के बावजूद वह वास्तव में अक्सर ऐसी चीजें करते थे। यदि वह सफल होना चाहता है, तो उसे कुछ तरीकों का उपयोग करना होगा। हालांकि जियान चांगशेंग ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, ये कंपनी एक अभेद्य अंडे की तरह है। मैंने साक्षात्कार के लिए उद्योग में 2 शीर्ष लोगों को चुना, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। उन्होंने तुम्हें देख लिया? ली कियांग ने ये कहा और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। साक्षात्कार के दौरान उन्हें कैसे देखा जा सकता है? जियान चांगशेंग ने अपना सिर हिलाया। दूसरे पक्ष ने जो कारण बताया वह ये था कि उनके व्यक्तिगत विकास के आदर्श कंपनी के अनुकूल नहीं थे। हालांकि ये कंपनी जितनी अधिक ऐसी है, मैं उतना ही अधिक उत्सुक हूँ। मैं इस कंपनी के लोगों के बारे में उत्सुक हूँ। ईस्ट सी रियल एस्टेट के महाप्रबंधक भी आज यहाँ हैं, ली कियांग ने विषय बदलते हुए कहा। जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। मैंने उसे देखा। मैंने उसे पहले नीलामी में 2 बार देखा था, लेकिन हमने ज्यादा बातचीत नहीं की। पहले हमेशा उसके पास एक युवा लड़की होती थी, लेकिन मैंने आज उस लड़की को नहीं देखा। वह आज की कॉकटेल पार्टी में शामिल होने के लिए यून बुयाओ को लाया था। यूं बुयाओ? ये सुनकर ली कियांग चौंक गए। उसने अपना मुंह फाड़ा और कहा, ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति वास्तव में सरल नहीं है। व्यवसाय जगत के लोगों के रूप में वे कभी कभी मनोरंजन क्षेत्र की मशहूर हस्तियों के साथ बातचीत कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी के उत्पादों के लिए प्रवक्ता ढूंढना या वार्षिक बैठक में प्रदर्शन के लिए मशहूर हस्तियों को आमंत्रित करना। हालांकि यून बुयाओ उनकी नज़र में औसत सेलिब्रिटी से बिल्कुल अलग स्तर पर थे। चांगशेंग, हमें इस कंपनी से बचना होगा। तैयार रहें और इस पर ध्यान दें। ली कियांग उसे याद दिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। जियान चांगशेंग ने पहले ही ईस्ट सी रियल एस्टेट को जियान समूह के प्रमुख प्रतिस्पर्धियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। हालांकि इस कंपनी के पास बहुत कम पंजीकृत पूंजी थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इसने एक कदम उठाया तो सभी को आश्चर्य होगा। इस गति पर ध्यान न देना कठिन था। जियान चांगशेंग ने अपने होंठ भींचे और हाथ में पकड़ी सिगरेट बुझा दी। उसने सहमति में सिर हिलाया। बैंक्वेट हॉल में जियान अभी भी बुफे क्षेत्र में खाना खा रहा था। इस उत्सव के लिए सारा भोजन शुयून क्लब के शेफ द्वारा तैयार किया गया था। हर व्यंजन स्वादिष्ट था। जियान को नहीं पता था कि यह एक भ्रम था,
लेकिन उसे लगा कि वह आज रात विशेष रूप से भूखी थी। अब वह खाना बंद नहीं कर सकती थी। इस समय जियान ने, जो बुफे क्षेत्र में अकेले खा रहा था, ने अचानक एक कांटा और प्लेट पकड़े हुए एक आकृति को देखा। उन दोनों ने सहजता से एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि उन्होंने जो देखा उससे वे स्तब्ध रह गए। जियान ए के मुंह में कश था जब उसने जी हॉक्स्यू को अपने सामने बिना मेकअप के देखा, तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। उसकी आंखों में सदमा झलक गया। जियान ए ने कश निगल लिया और जी हॉक्स्यू की ओर देखा। हॉक्स्यू, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और कहा, दीदी, बहन जियो ए। मानो वह लैंगिक सी गाला में जियान ए से मिलकर बहुत चौंक गई थी। हालांकि जी हॉक्सू ने पहले ही जियान ए को पहचान लिया था। फिर भी उसने सवाल पूछे। जियान ए भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह तुरंत जी हॉक्स्यू को ऊपर से नीचे तक देखने से खुद को नहीं रोक सकी। फिर उसने एक सहज मुस्कान प्रकट की और उसकी ओर देखा। मुझे आपसे यहाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये कैसा है? क्या आपका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया है? उस समय जब जी हाओयू उसे ले गया तो जी हॉक्स्यू पहले ही बेहोश हो गई थी। लेकिन जियान ए को नहीं पता था कि वह घायल थी या नहीं। जी हॉक्स्यू ने उत्साह से सिर हिलाया। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसकी आंखें लाल होने से बच नहीं सकीं। उसने जियान ए की ओर देखा और दबी हुई आवाज में कहा, मुझे क्षमा करें, बहन जियो ए। मैं हमेशा आपको धन्यवाद देने के लिए फोन करना चाहती थी, लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि मैंने आपको लगभग कैसे फंसाया, तो मैं बहुत दोषी महसूस करती हूँ। मुझे खेद है। जी हॉक्स्यू के लहजे और रवैये को देखकर जियान ए को अपने दिल का दर्द महसूस हुआ। उसका लगभग अपहरण हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसने उसे फंसाया है। जी हॉक्स्यू की आंखों में दर्द और याचना के बारे में सोचते हुए जब हेलेना खंजर लेकर उसके पास आई, तो जियान ने उसके चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने से खुद को रोक नहीं सकी। यह ठीक है। अगर मुझे फंसाए जाने का डर होता, तो मैं तुम्हें उस समय नहीं बचाता। अब जब हम दोनों ठीक हैं, तो क्या ये सबसे अच्छा परिणाम नहीं है? हालांकि जी हॉक्स्यू को पता था कि जियान ने इस वजह से उससे नफरत नहीं करेगी। फिर भी जब जियान ए ने खुद ये कहा तो उसने राहत की सांस ली। ये सच था। शुरू से ही ये सभी अकथनीय दबाव और संघर्ष उसे दिए गए थे। जी हॉक्स्यू ने जोर से सिर हिलाया और मुस्कुराए। उसके दिल की गांठ खुल गई और जी हॉक्स्यू की छोटी आंखें बेचैनी से इधर उधर देखने लगीं। सिस्टर जियो ए, आप यहाँ किसके साथ हैं? सौभाग्य से उसने यह नहीं पूछा कि क्या भाइयों यहाँ थे। वह जानती थी कि आरक्षित कैसे रहना है। मेरे में से एक भाई मुझे यहाँ ले आए। जी हॉक्सू ने जियान ए के शब्दों में अंतर सुना। ये स्पष्ट था कि भाई भाइयों नहीं था। नहीं तो सीधे बता देती। जी हॉक्स्यू निराश हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने यह नहीं दिखाया। उसने जियान ए से केवल इतना कहा, मैं समझ गई, मैं भी अपने भाई के साथ आया था। ये सुनकर जियान ए की अभिव्यक्ति ठिठक गई क्योंकि वह पहले से ही जानती थी कि जी हॉक्सू जी होयू की जैविक बहन थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, जी हॉक्स्यू की आवाज फिर से सुनाई दी। सिस्टर जियो ए, आप आज बहुत सुंदर हैं। ये पोशाक बहुत सुंदर है। और आपके बाल बहुत सुंदर हैं। तुम एक परी की तरह हो। मेरा भाई भी बहुत सुंदर है। मैं आप लोगों का परिचय बाद में कराऊंगा। जी हॉक्स्यू जियान ए के प्रति हमेशा की तरह भावुक थे। हालांकि जब जियान ए ने ये सुझाव सुना, तो वह मुड़कर जाना चाहती थी। जी हाओयू, हाँ, भूल जाओ। हालांकि वह जी हॉक्स्यू को सीधे तौर पर मना करने में शर्मिंदा थी।
जियान ए ने शुष्क रूप से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपके भाई को पिछली बार पहले ही देख लिया है, इसलिए उसे विशेष रूप से दोबारा जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओह, यह सही है। जी हॉक्स्यू ने प्रबुद्ध होने का नाटक किया। पिछली बार उसका भाई उसे और बहन जियो ए को बचाने के लिए समय पर आ गया था, हालांकि वह नहीं जानती थी कि उस समय क्या हुआ था। उसके भाई ने ऐसा कहा था, उस समय का लाभ उठाते हुए जब जी हॉक्स्यू भोजन लेने के लिए मुड़ी। जियान ए ने अवचेतन रूप से जी होयू की खोज करने के लिए ऊपर देखा। अतीत में जी हाओयू उसकी नज़र में प्लेग के देवता थे। संक्षेप में, हर बार जब वह उससे टकराई तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब जियान ए को अस्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि जिस जी हाओयू को उसने देखा था वह असली नहीं था। जानलेवा इरादे वाला वह ठंडा और अहंकारी व्यक्ति, भले ही वह अब इसके बारे में सोचती, फिर भी वह मजबूत दबाव और चुंबकीय क्षेत्र को महसूस कर सकती थी। किसी कारण से जियान ए इस आदमी से संपर्क करने के लिए और भी अधिक अनिच्छुक था। वह खतरनाक, रहस्यमय और अप्रत्याशित था, हालांकि भाग्य वास्तव में अद्भुत था। जियान ए ने ऊपर देखा और बिना पाए जी हाओयू की गहरी आंखों से मुलाकात की। उसके सामने सोफा क्षेत्र में जी हाओयू ने लापरवाही से अपना एक हाथ सोफे पर रखा और अपने पैरों को क्रॉस कर लिया। उसके होठों पर मुस्कान फीकी थी और उसकी आंखों में रहस्यमय अर्थ की परत भरी हुई थी। उसने जियान ए की ओर एक अस्पष्ट मुस्कान के साथ देखा। उसकी निगाहें उससे कह रही थीं, छोटी लड़की, देखना बंद करो, मैं यहाँ हूँ। जियान ए ने सांस लेना बंद कर दिया और चकमा नहीं दिया। उसने बस जी हाओयू को एकटक देखा। जियान ए पहले की तरह कोमल नहीं दिखी। वह जीवंत, सुंदर और स्वाभाविक थी। इस ताज़ा छवि ने जी हाओयू को, जो पहले से ही उसमें बहुत रुचि रखते थे, प्रसन्न कर दिया। उसकी आंखों में मुस्कान तेज हो गई। ये लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। जी हाओयू ने जियान ए की ओर अपना सिर थोड़ा झुकाया। यह एक आकस्मिक कार्रवाई की तरह लग रहा था, लेकिन ये चंचलता की झलक के साथ सुरुचिपूर्ण और आकर्षक था। ये देखकर जियान ए ने उस पर बेरहमी से अपनी आंखें घुमाईं। अगले सेकंड में जी हाओयू धीरे से खड़ा हुआ और अपना सिर लाउंज की छत की ओर उठाया। फिर वह घूमा और अंत में सर्पिल सीढ़ी की ओर चला गया। जाहिर है, वह जियान ए को उससे मिलने के लिए आमंत्रित कर रहा था। छत जियान ए मना करना चाहता था, लेकिन जी हाओयू एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ भी कर सकता था। असहाय होकर उसने गहरी सांस ली और जी हॉक्सू से कहा, जो कुछ ही दूरी पर खाना खा रहा था, हॉक्सू, मैं तुम्हें बाद में ढूंढूंगा। जी हॉक्स्यू के मुंह में केक था। उसने चौड़ी आंखों से सिर हिलाया और जियान ए की ओर हाथ हिलाया। सर्पिल सीढ़ी से ऊपर जाने के बाद जियान ए सीधे छत पर चला गया। जी हाओयू किनारे पर बाड़ के सामने झुक गया और अपनी जेबों में हाथ डालकर उसकी ओर देखा। जियान ए ने अपनी अभिव्यक्ति पर संयम रखा और उसके पास चली गई। वह बिना छुपे उसकी नजरों से मिली। उसकी निडर अभिव्यक्ति को देखकर जी हाओयू अचानक मुस्कुरा दी। फिर उसने धीरे धीरे जियान ए को ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर तक देखा। ये देखकर जियान ए ने तुरंत घूरकर देखा और सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। उसने जी हाओयू की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, आप क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। जी हाओयू मुस्कुराए, लेकिन उनके लहजे से सच बताना असंभव था। आप अच्छे लग रहे हो। जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जी हाओयू ये कहेगी कि वह उसे अच्छी लगती है। जियान ए स्तब्ध रह गई। जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। ऐसा नहीं था कि जियान
प्रशंसा स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन जी हाओयू की अचानक प्रशंसा किसी भूत को देखने से भी अधिक भयानक थी। क्या तुम पागल हो? जियान ए ने अपनी घबराहट छिपाने के लिए क्रोधित होने का नाटक किया। उसने जी हाओयू की ओर घूर कर देखा। अगर कुछ है तो बताओ, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और छत के प्रवेश द्वार की ओर चल दी। अप्रत्याशित रूप से उसके पीछे से जी हाओयू की आवाज उदासीनता से सुनाई दी। धन्यवाद। जियान ए रुका और हैरान भाव से जी हाओयू की ओर देखने लगा। उसके सिर के ऊपर 3 प्रश्न चिन्ह थे। जी हाओयू ने खूबसूरती से अपने होठों को मोड़ा और विशेष रूप से गंभीर स्वर में दोहराया, उस दिन जो हुआ उसके लिए धन्यवाद। रात के आकाश के नीचे जी हाओयू की आंखें आश्चर्यजनक रूप से उज्ज्वल थीं, जैसे कि तारे हों। उसकी आंखों में चमक, जलती हुई दृष्टि से वह मुस्कुराया और जियान ए की ओर गंभीरता से देखा। हालांकि जी हाओयू का सामना करते हुए, जो अचानक गंभीर हो गया था, जियान ए ने भौहें चढ़ा दी बेचैनी में और उसके दिल में ठंडक महसूस हुई, जैसे कि जी हाओयू ने पहले ही दुष्प्रभाव पैदा कर दिया था। जियान आर के विचार थे, क्या है यह व्यक्ति फिर से? मानो जियान ए की आंखों में छिपी झिझक जी हाओयू की अभिव्यक्ति देख रहे हूँ तुरंत अंधेरा हो गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, क्या मैं अब पर्याप्त ईमानदार नहीं हूँ? क्या? ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? जियान ए ने उसे गहराई से देखा और सच कहा, मुझे तुम्हारी आदत नहीं है। अचानक गंभीर जियान ए ने अपने दिल में खुद को डांटा। जब वह अभद्र व्यवहार करता था तो वह उससे नफरत करती थी। अभी वह गंभीर था, उसे इसकी आदत नहीं थी। क्या वह एक स्वपीड़कवादी थी? जी हाओयू ने अपनी सुंदर भौहें ऊपर उठाईं। उसने जियान ए की ओर गुस्से से देखा, मनोरंजन करते हुए पूछा, इससे आपका क्या मतलब है? क्या मैं आपकी नज़र में अशोभनीय था? पहले जब जियान ए ने ये सुना, तो उसने उस पर एक नज़र डाली और कहा, बेशक जी हाओयू उसका शेष अर्थ स्वयं समझेगा। ये देखकर जी हाओयू की अभिव्यक्ति तुरंत अंधेरा कर दिया। कैसी छवि क्या उसने इस लड़की के सामने स्थापित किया था? वह प्रतिभाशाली, सुंदर, शिष्ट, विनोदी और धनी था। वह शायद दुनिया के एकमात्र व्यक्ति थे जो ऐसे थे। हालांकि जियान ए की छवि उसके प्रति एक अशोभनीय व्यक्ति की थी। जी हाओयू को बहुत दुख हुआ। क्या उसने उसे सिर्फ एक बार चूमा नहीं था? यह उसका भी पहला चुंबन था। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। वह घटना एक दुर्घटना थी। जी हाओयू ने अपना मुंह खोला और जियान ए ने उसे रोकने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया। उस मामले का अब और जिक्र मत करो। मैं इसे ऐसे मानूंगा जैसे मैंने सुअर के मांस के टुकड़े को चूमा हो। दीदी, मुझे चूमना सुअर के मांस को चूमने से बेहतर है ना? मैं क्या इससे भी कम हूँ? तुम्हारी आंखों में सुअर का मांस का टुकड़ा? जी हाओयू ने उसकी ओर देखा और शिकायत भर गई शब्द जो उसने कहे थे, किसे बुला रही हो बहन? जियान ए ने उसकी ओर देखा और उसे ठीक किया। आप मुझे चूमा, न कि मैंने तुम्हें चूमा। इसके अलावा अगर मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोचता तो मैं और क्या कर सकता हूँ? सुअर का मांस, इसे सहर्ष स्वीकार करें। सपने देखो। जी हाओयू ने गुस्से में सिर हिलाया। जब उसने उन गुलाबी होठों को देखा तो उसे पता चल गया कि उसने वास्तव में गलती की है। जी हाओयू ने जियान ए की ओर हाथ हिलाया और कहा, आओ, मैं तुम्हें एक चुटकुला सुनाऊंगा। जियान ए हिली नहीं और उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह किसी चोर से बचाव कर रही हो। टास्क। जी हाओयू ने भौहें चढ़ा दी और फिर से अपना हाथ लहराया। यहाँ आओ, ये वास्तव में एक है मजाक। मैं 20 वर्षों से इस चुटकुले पर भरोसा कर रहा हूँ। जियान ए ने चारों ओर देखा।
छत पर कई लोग उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। यह मदद नहीं की जा सकी। जी हाओयू जहां भी जाते थे, ध्यान का केंद्र बिंदु होते थे। एक गहरी सांस लेते हुए जियान ए ने सोचा कि जी हाओयू शायद ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, ऐसी जगह पर उसे जबरदस्ती चूमे। उसने अपने होंठ भींचे और 2 कदम चली आगे जी हाओयू के सामने खड़े होकर। जियान ए ने उसकी ओर देखा और कहा, ये बेहतर होगा मजाक। अगर मैं हंस नहीं सका, तो मैं तुम्हें यहाँ से नीचे धकेल दूंगा। यह विशेष रूप से मजेदार है। ध्यान से सुनो। जी हाओयू ने जियान ए की ओर देखा और कहा। ए लड़की अचानक रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच गई। पुलिस ने पूछा उसे क्या हुआ था। लड़की ने रोते हुए कहा कि सड़क पर कोई है उसे जबरन चूमा। फिर पुलिस ने दोबारा पूछा, वह शख्स कैसा दिखता था? लड़की ने अचानक रोना बंद कर दिया और लाल चेहरे से बोली, मैंने नहीं देखा क्योंकि मैंने आदतन अपनी आंखें बंद कर लीं। जियान ए ने भावहीन भाव से जी हाओयू की ओर देखा। बस इतना ही, क्या ये हास्यास्पद नहीं है? जी हाओयू ने जियान ए की ओर देखा और पूछा। जियान ए की अभिव्यक्ति और भी फीकी हो गई। उसने जी हाओयू को ऐसे देखा जैसे वह कोई हो मूर्ख और बोला, क्या आप मुझसे कह रहे हैं कि मुझे पुलिस बुलानी चाहिए? जी हाओयू, जियान ए ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो यह उतना घृणित नहीं है सुअर के मांस के टुकड़े के रूप में। जी हाओयू, जब ये पहले ही हो चुका है, तो आप इसके बारे में बेहतर तरीके से सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्योंकि, उदाहरण के लिए, इसका स्वाद चखने और इसका आनंद लेने का प्रयास करें। जी हाओयू यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि वह उसका है बुद्धि का अपमान हुआ। क्योंकि, इस समय, जियान ए ने उसकी ओर देखा जैसे कि उसे नहीं लगता कि वह बहुत स्मार्ट था। जब जियान ए ने ये सुना, तो वह तुरंत भौचक्की रह गई। उसने अपना सिर सिकोड़ लिया और जी हाओयू को हिकारत से देखा। उसने कहा ठंडे स्वर में, विकृत। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और जाना चाहती थी। जी हाओयू ने जियान ए की कलाई पकड़ ली और उत्सुकता से कहा, अगर तुम्हें इतनी परवाह है वह बात है, मैं जिम्मेदारी लूंगा। जियान ए ने अपना हाथ जबरदस्ती पीछे खींच लिया और असमंजस में जी हाओयू की ओर देखा। तुम फिर से मेरा फायदा उठाना चाहते हो? इस समय, जी हाओयू जियान ए के अड़ियल रवैये पर थोड़ा नाराज थे। वह तुरंत एक गहरी सांस ली, उसकी ओर देखा, और अत्यंत भाव से कहा गंभीर स्वर में, मैं आपका फायदा नहीं उठाना चाहता। इसके अलावा, मेरी शर्तें भी बुरे नहीं हैं, है ना? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? इस समय, जी हाओयू के लिए, इस मामले में पहले से ही वह आकर्षण शामिल था पर गर्व है। क्योंकि वह जियान ए की आंखों में नफरत और तिरस्कार देख सकता था। जैसे कि उसे उम्मीद नहीं थी कि जी हाओयू ऐसी बातें कहेंगी। मेरी स्थितियां खराब नहीं हैं, ठीक है? क्या आप मुझे पसंद नहीं करते? जियान ए मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। फिर, उसने अपनी नग्न आंखों से जी हाओयू को सिर से पांव तक आकार दिया। फिर वह अपना सिर हिलाया। यह अफसोस की बात है कि आप मेरे लायक नहीं हैं। जी हाओयू, उद्धरण चिन्ह। उसकी अभिव्यक्ति इतनी कुरूप थी मानो उसने कोई मक्खी खा ली हो। जियान ए की आंखों में, उसने महसूस किया बहुत संतुष्ट हूँ। उन दोनों के बीच कई बार तलवारें चल चुकी थीं। ये पहली बार था वह जी हाओयू को अपने सामने पीड़ित होते देखा था। ये पता चला कि यह बहुत संतोषजनक था। तीखी जबान होना यह एक साधारण सी गंदी बात थी, लेकिन अत्यधिक आनंद था। हा हा हा, जियान ए अपने दिल में आकाश की ओर चिल्लाई, लेकिन वह बिना बल्लेबाजी किए पलट गई एक पलक। हालांकि, इससे पहले कि वह एक कदम उठा पाती, जी हाओयू ने उसे फिर
से पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? जियान ए ने अधीरता से उसकी ओर देखा। जी हाओयू ने सीधे उसकी ओर देखा और एक एक शब्द करके कहा, क्या तुम मुझसे इतना घृणा करते हो? बहुत। जी हाओयू की आंखों के भाव को देखकर जियान ए शब्द फूटना चाहता था, उसके गले में फंसे हुए थे। उसका पवित्र हृदय उसे परेशान करता था। जी हाओयू का सामना करते समय उसे वास्तव में बुरा लगा। हालांकि जी हाओयू की अभिव्यक्ति भी ऐसी थी, जियान ए उस भावना का वर्णन नहीं कर सका। यह एक आदर्श बच्चे की अनिच्छा जैसा था जब उसे अस्वीकार किया जा रहा था। जियान ए ने रुककर जी हाओयू की ओर देखा। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? जी हाओयू स्तब्ध रह गए। उसकी आंखों में संदेह की रेखाएं चमक उठीं, जैसे उसने ऐसा नहीं किया हो। जियान ए के अचानक सवाल पर प्रतिक्रिया दें। हे, जियान ए असहाय होकर मुस्कुराया और आह भरी, क्या ऐसा नहीं है? तुम मुझे पसंद नहीं करते और मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। आप कैसे जिम्मेदार होंगे? जब जी हाओयू ने ये सुना तो उन्हें नहीं पता था कि उनके दिमाग में क्या गलत हुआ। ए में गर्मी का क्षण। उन्होंने कहा, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा? जियान ए को तुरंत ऐसा लगा जैसे उसने कोई भूत देखा हो। तुम्हें पसंद करने की कोशिश करो। उस अभिव्यक्ति ने जी हाओयू के कमजोर दिल पर फिर से वार किया। यह अज्ञात था कि कहाँ उसकी जिद आ गई, लेकिन जी हाओयू ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हें कोशिश करनी चाहिए। इस बार जियान ए मुस्कुराया। वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। थोड़ी देर के बाद उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपने आंसू रोक लिए। उसकी आंखों से गिरना, यही वह चुटकुला है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? ठीक है, ये काफी मजेदार है, हाओयू। आखिरकार उसे यह बात छेड़ने का पछतावा हुआ। कुछ समय पहले लड़की अप्रत्याशित रूप से उसकी छवि उसके दिल में पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, और यह ऐसा था जिसका पुनर्निर्माण करना कठिन था। जी हाओयू की गहरी अभिव्यक्ति को नजरअंदाज करते हुए जियान ए तब तक हंसती रही जब तक उसकी सांसें नहीं थम गईं और कहा, तुम्हें और अधिक अशोभनीय होना चाहिए। तुम आज मूर्ख लग रहे हो। इसके साथ ही जियान ए ने अपनी पोशाक को थोड़ा ऊपर उठाया और प्रवेश द्वार की ओर चल दी। छत जी हाओयू ने उसे नहीं रोका और केवल जियान ए की पीठ की ओर देखा। जी हाओयू ने नहीं किया। जानिए उनकी वर्तमान मनःस्थिति क्या थी? ये थोड़ा जटिल था, और वह महसूस किया निराश, अप्रत्याशित रूप से। इससे पहले कि जी हाओयू ज्यादा सोच पाते, जियान ए की चीख आ गई दूर से। जियान ए अभी बाहर निकली ही थी कि वह अचानक बिना कुछ कहे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई। कारण ये देखकर जी हाओयू तेजी से आगे बढ़े और जियान ए के पास पहुंचे। जियान ए आश्चर्यचकित होकर गिर पड़ी। उसकी गोरी और कोमल हथेली गलती से जमीन पर रगड़ पड़ी और त्वचा की एक परत तुरंत टूट गई। क्या गलत? जी हाओयू नीचे बैठ गए और भौहें चढ़ाकर पूछा। उसकी आंखें थीं चिंता से भर गया। उसकी हथेली में दर्द के कारण जियान ए को 2 गहरी सांसें लेनी पड़ीं। फिर उसने इशारा किया उसकी पोशाक। मुझे लगता है कि मेरी ऊंची एड़ी दरार में फंस गई है। शाम की पोशाक जमीन पर गिर गई और जियान ए के पूरे निचले शरीर को ढक दिया। जब जी हाओयू ने ये सुना तो वह आगे बढ़ा और जियान आर की पोशाक उठा ली। जी हाओयू, तुम एक विकृत हो। जियान ए ने तुरंत उसकी पोशाक छीन ली और घूरकर देखा जी हाओयू में उसकी तारकीय आंखों से। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो कुछ भी अच्छा नहीं होता। जी हाओयू की अभिव्यक्ति स्थिर हो गई और उनका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वही नहीं था, नाराज नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी समझाया, मुझे क्षमा करें, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। जैसे ही वह बोला, वह जियान ए की बाह पकड़ने के लिए आगे बढ़ा
उसने कुछ ताकत लगाई और उसे जमीन से ऊपर खींच लिया। इस वक्त लोगों ने उन्हें पहले ही घेर लिया था। ये बड़े शॉट्स बइयुन शहर का व्यापारिक जगत स्वाभाविक रूप से जी हाओयू से परिचित था। वे कर सकते थे, मदद नहीं की, लेकिन जियान ए के चेहरे को उत्सुकता से देखा, जैसे कि इसके बारे में अनुमान लगा रहा हो जियान ए और जी हाओयू के बीच संबंध। पहले अपने पैरों को अपनी एड़ियों से बाहर निकालें। मैं एड़ियों को बाहर निकालने में आपकी मदद करूंगा, जी हाओयू जियान ए से गंभीर भाव से कहा। जियान ए की नज़र जी हाओयू से पड़ी, ये देखकर कि वह मजाक नहीं कर रहा था। उसने कहा आज्ञाकारी ढंग से अपने पैरों को उसकी एड़ियों से बाहर निकाला। 2 कदम पीछे हटने के बाद सभी ने दरार में फंसी एक चांदी की ऊंची एड़ी देखी सीमेंट का। जी हाओयू नीचे झुकी और ऊंची एड़ी को कसकर पकड़ लिया। जियान ने जी हाओयू उद्धरण चिन्ह। उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए। उसकी एड़ियां बाहर थीं, लेकिन एड़ी अभी भी दरार में फंसी हुई थी। तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? जियान ए ने भावहीन भाव से जी हाओयू की ओर देखा, शांति से कहा। वह अब उतनी क्रोधित नहीं थी क्योंकि उसका हृदय पहले ही सुन्न हो चुका था। जी हाओयू ने शर्मिंदा भाव के साथ बिना एड़ी वाली ऊंची एड़ी पकड़ रखी थी। वह भी ऐसा लग रहा था जैसे वह समझाना चाहता था, लेकिन समझाने में बहुत आलसी था, क्योंकि जियान अफ की अभिव्यक्ति से वह जानता था कि चाहे वह कैसे भी समझाए, उसकी नज़र में उसने जानबूझकर ऐसा किया। माहौल जम गया। आसपास के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब क्या करना है। उन्होंने ये हास्यास्पद दृश्य देखा। उन्होंने केवल जियान ए और जी हाओयू को खाली दृष्टि से देखा। लंबे समय के बाद, जैसे ही जियान ए अपने आप को वापस ले जाने वाली थी, जी हाओयू अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर को झुकाया और अगले ही सेकंड में उसे क्षैतिज रूप से उठा लिया। जियान ए घबराया हुआ लग रहा था, जैसे ही वह संघर्ष करने वाली थी। उसने जी हाओयू को देखा। मुस्कुराते हुए उसने उसे अपनी बाहों में देखा और शांति से कहा, हिलना मत, कहीं ऐसा न हो कि तुम स्वयं को उजागर कर दो। मुझे नीचे रखो। जियान ए ने जी हाओयू की ओर देखा, लेकिन उसके आसपास लोग थे। उसने संघर्ष नहीं किया, मानो उसने अचानक जियान ए की कमजोरी जी हाओयू के कोनों को पकड़ लिया हो। मुंह एक आत्मसंतुष्ट और बुरी मुस्कान में ऊपर उठा। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जियान ए को उठाया और उसे छोड़कर दूर चला गया। लोग उसके पीछे झंझट में हैं। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक वे दोनों छत से गायब नहीं हो गए। होश में आए और बात करने लगे। वह यंग मास्टर जी की प्रेमिका है। वह बूढ़ी नहीं दिखती। युवा मास्टर जी अभी 20 के आसपास ही हैं। वह लड़की काफी सुंदर है। मुझे आश्चर्य है कि किस परिवार की बेटी को यंग मास्टर जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि मैंने अभी अभी उस लड़की को कॉकटेल लाउंज में देखा था। वह अकेले खाना खा रही थी, जी हाओयू की उपस्थिति के बिना। इन लोगों ने जानबूझकर अपनी आवाज पर नियंत्रण नहीं रखा जब वे बोले। भीड़ में जियान चांगशेंग और ली कजांग अलग थे भाव, लेकिन वे अपना सदमा छिपा नहीं सके। जियान चांगशेंग ने भौहें चढ़ा दी। भले ही जियान ए की शक्ल बदल गई हो, वह एक नज़र में उसे पहचान लिया। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जी ग्रुप के यंग मास्टर जी को जानती है कि उनका रिश्ता सामान्य नहीं था। जियान चांगशेंग को नहीं पता था कि क्या यह वही जोड़ा है जिसके बारे में अन्य लोग बात कर रहे थे, लेकिन युवा मास्टर जी अजीब स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। ये तो स्पष्ट था, अभी उनका घनिष्ठ संपर्क कोई सामान्य रिश्ता नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका समर्थन करने वाला व्यक्ति यंग मास्टर जी था? इस विचार ने जियान चांगशेंग को चौंका दिया।
अगर उसने जो सोचा वह सच था। यहाँ तक कि जियान भी समूह उस रियल एस्टेट कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका जिसे जी समूह ने समर्थन दिया था। जी समूह एक देश जितना समृद्ध था, भले ही जियान समूह सर्वश्रेष्ठ था। बैयून सिटी की रियल एस्टेट दुनिया जी ग्रुप के सामने एक ध्यान देने योग्य बात थी, चींटी और हाथी के बीच अंतर। ली कजांग की अभिव्यक्ति भी उतनी ही आकर्षक थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी चांगशेंग की बेटी यंग मास्टर जी से संबंधित है। ली कजांग ने जियान चांगशेंग की ओर देखा और देखा कि उसकी अभिव्यक्ति कैसी थी। अच्छा नहीं। उसका दिल कांप उठा और उसने अस्थायी रूप से पूछा, चांगशेंग, क्या तुम करोगे? लड़की को अभी से जानते हो? जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। ये देखकर ली कजांग की सांसें एक पल के लिए रुक गईं। फिर जियान चांगशेंग ने धीरे से कहा, ये लड़की वही लड़की है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। ईस्ट सी रियल एस्टेट की प्रबंधक बाई झोउ हमेशा उसे अपने साथ लाती है। जब ली कजांग ने ये सुना तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था जियान चांगशेंग को यह नहीं पता था लड़की उनकी बेटी थी। कॉकटेल पार्टी के मुख्य हॉल में हर कोई अपने हाथों में शराब के गिलास लेकर लापरवाही से बातें कर रहा था। माहौल बहुत जीवंत था, क्योंकि ईस्ट सी रियल एस्टेट का मनोरंजन पार्क प्रोजेक्ट बैयून शहर में प्रसिद्ध था और मैनेजर बाई झोउ की महिला साथी सुपरस्टार यूं बुयाओ थी। इसने अकेले ही दूसरों को ईस्ट सी रियल एस्टेट के बारे में बहुत उत्सुक बना दिया। मिस यूं बुयाओ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकती हैं? मेरा बेटा आपको बहुत पसंद करता है। श्री बाई, मैं यांगहोंग इंटरनेशनल का अध्यक्ष हूँ। यह मेरा नाम कार्ड है। मुझे उम्मीद है कि मैं भविष्य में आपकी कंपनी के साथ सहयोग कर सकता हूँ। उन दोनों के आसपास लगातार लोगों का तांता लगा हुआ था। ये स्पष्ट था कि आज के लैंगक्सिंग गाला में उनकी अत्यधिक मांग थी। बाई झोउ ने किसी को मना नहीं किया, चाहे कोई भी हो। वह विनम्रता से उनका स्वागत करते थे और उनसे बात करते थे। दूसरी ओर यून ब्याओ का मुस्कुराता हुआ चेहरा ठिठक गया। आखिरकार उसे एक मौका मिल गया और वह बाई झोउ से कहने से खुद को नहीं रोक सकी, मैं अब और मुस्कुरा नहीं सकती। बाई झोउ ने धीरे से कहा, फिर सोफे पर जाओ और थोड़ी देर आराम करो। यून बुयाओ ने सिर हिलाया। इस तरह की बिजनेस कॉकटेल पार्टी निश्चित रूप से उनके लिए बहुत उबाऊ थी। वह केवल थोड़ा ही जानती थी कि दूसरे लोग किस बारे में बात कर रहे थे और अधिकांश समय वह भ्रमित रहती थी। हालांकि इस समय हंगामा मच गया। धीमी धीमी जयकारें सुनाई दीं। देखो, क्या वह यंग मास्टर जी नहीं है? हाँ, वह किसे ले जा रहा है? मुझे नहीं पता। क्या वह लड़की बॉस वू नहीं है? क्या आप निश्चित हैं? मुझे यकीन है। जब मैंने बॉस वू का अभिवादन किया तो वह उसके पास खड़ी थी। वह पोशाक बहुत सुंदर थी। मैं इसे गलत तरीके से याद नहीं करूंगा। फिर अब क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। बकवास मत करो। वह यंग मास्टर जी हैं। यूं ब्याओ और बाई झोउ ने भी सभी की निगाहों का पीछा किया और देखा कि जी हाओयू जियान ए को ले जा रहा था और वह तेजी से आगे बढ़ रहा था। यून बुयाओ ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कीं। संप्रदाय, गुरु। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने बाई झोउ की ओर देखा और पूछा, क्या आपने नहीं कहा कि आप कंपनी की ओर से यहाँ हैं? बाई झोउ भी दंग रह गए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि संप्रदाय मास्टर लैंगक्सिंग गाला में आएंगे। संप्रदाय गुरु ने उसे नहीं बताया। इसके अलावा क्या चल रहा था? उसे क्यों ले जाया जा रहा था? संप्रदाय मास्टर को पकड़े हुए सुंदर आदमी कौन है? क्या आप उसे जानते हैं?
युन बुयाओ को पता था कि उसकी प्रतिक्रिया से बाई झोऊ को भी आश्चर्य हुआ था। इसलिए उसने फिर से पूछा। बाई झोऊ स्वाभाविक रूप से जी ग्रुप के यंग मास्टर जी को जानती थी। मकाओ में जुए की मेज पर सेक्ट मास्टर की मुलाकात यंग मास्टर जी से एक बार हुई थी, लेकिन बाई झोऊ को नहीं पता था कि वे एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। हालांकि स्थिति को देखते हुए बाई झोऊ बुदबुदाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह उसे जानना चाहिए। यदि वह उसे नहीं जानती तो वह उसे कैसे ले जा सकता था? आसपास की चर्चाएं यूं बुयाओ के कानों में घुस गईं, जिससे उसने अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि संप्रदाय मास्टर को धारण करने वाला ये सुंदर व्यक्ति कोई नियमित व्यक्ति नहीं था। यह व्यक्ति कौन है? मुझे लगता है कि हर कोई उससे डरता है। यूं बुयाओ ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा। बाई झोऊ ने समझाया, जी ग्रुप का सबसे बड़ा पोता। जी हाओयू। यूं बुयाओ तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भले ही वह मनोरंजन जगत से थी, जी ग्रुप चीन में सबसे उच्च माना जाने वाला निगम था। उन्हें कौन नहीं जानता था? जब उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो युन बुयाओ ने उत्तेजित होकर कहा, हे भगवान, संप्रदाय मास्टर अच्छा है। बाई झोऊ ने तुरंत उसकी ओर देखा। बकवास। सावधान रहें कि संप्रदाय गुरु को ठेस न पहुंचे। वह पहले से ही उसे ले जा रहा है। क्या मैं बहुत अशांत हूँ? या तुम बहुत मासूम हो? यूं बुयाओ ने उदासीनता से कहा। ये स्पष्ट था कि नीली आंखों वाली लोमड़ी को केवल उसकी आंखों पर विश्वास था। जी हाओयू के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने सीधे आगे देखा और आसपास के लोगों की निगाहों और चर्चाओं की परवाह नहीं की। जियान ने, जो उसकी बाहों में थी, एक नमकीन मछली की तरह थी जिसने विरोध करना पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसने उसे दिखावटी ढंग से अपने साथ इधर उधर ले जाने दिया। उसका चेहरा भावहीन था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है। जब जी हाओयू की बात आती है तो वह अब किसी भी चीज का विरोध नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भगवान हमेशा उसके पक्ष में खड़े रहना चाहते थे। वह महज एक परी थी जिसे भगवान ने त्याग दिया। इतने बड़े हंगामे ने स्वाभाविक रूप से सभी का ध्यान खींचा। वो भी अभी भी जियान ए की तलाश कर रहा था, जो अचानक गायब हो गया था। लेकिन ये दृश्य देखकर वह वहीं रुक गए। क्या बॉस जियो ए को ले जा रहा था? दूसरों की तरह वो बी के चेहरे पर भी हैरान करने वाले भाव थे। जैसे ही वह इस बारे में झिझक रहा था कि आगे बढ़ना है या नहीं। जी हाओयू ने कोने को घुमाया और केंद्र से दाईं ओर सोफे क्षेत्र की ओर चल दिया। उसने धीरे से जियान ए को सोफे पर बिठाया। जी हाओयू ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरे लिए रुको। जियान ए ने उसकी ओर देखा। न जाने वह क्या करना चाहता था। जी हाओयू ने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और जल्दी से एक नंबर डायल किया। लैंगक्सिंग गाला के लिए शुयून क्लब में टीएम। कुछ जोड़ी हाई हील्स भेजें, जी हाओयू ने फोन पर निर्देश दिया। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने कुछ कहा। जी हाओयू ने पलटकर जियान ए से पूछा, तुम्हारे जूते का आकार क्या है? जियान ने अपना सिर हिलाते हुए जियान ए ने कहा, कोई जरूरत नहीं है। मैं मैनेजर बाई से बाद में मुझे एक जोड़ी जूते भेजने के लिए कहूंगी। जब जी हाओयू ने ये सुना, तो उन्होंने फोन पर कहा, 35, 36 और 37 आकार के कुछ जोड़े ले लो। जियान ए ने अपनी आंखें चौड़ी की और जल्दी से कहा, मैं 35 साल की हूँ। इस व्यक्ति ने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? उसने पहले ही कहा था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। जी हाओयू ने सहजता से अपनी भौहें ऊपर उठाईं और कहा, आकार 35, 15 या 16 साल की लड़कियों के लिए कुछ अच्छे स्टाइल चुनें। इसके साथ ही जी हाओयू ने फोन रख दिया और बिना औपचारिकता के जियान ए के पास बैठ गया।
ये देखकर जियान ए जी हाओयू की बाह को धक्का देने के लिए आगे बढ़ा। मुझसे दूर रहो, तुम मेरे अदृश्य पंखों को कुचल रहे हो। जी हाओयू ने बिना हिले डुले उसकी ओर देखा और फुसफुसाए, यदि तुम फिर से शरारती हो तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। जियान ए, आप जीतें। जियान ए ने उसे घूरकर देखा और उससे दूर हो गया। 10 मिनट पहले जियान ने, जो गुप्त रूप से खुश थी कि उसने जी हाओयू को पीड़ित किया था, को उसके मूल रूप में वापस पीटा गया था। दरअसल अंत में वह हमेशा क्रोधित ही होगी। जियो ए, इस समय वू भी अभी भी चिंतित होकर चल रहा था। आखिरकार बॉस का स्वभाव ऐसा नहीं था जिसे आम लोग संभाल सकें। वू बी की आवाज सुनकर जियान ए तेजी से पलटा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और उसने एक चमकदार मुस्कान प्रकट की। भाई वू बी। जी हाओयू ने जियान ए के चेहरे पर मुस्कान देखी और महसूस किया कि उसकी छाती कड़ी हो गई है। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत धुंधली हो गई। वह इतनी व्यापक रूप से मुस्कुरा रही थी कि उसके मुंह के कोने उसके कानों के पीछे तक पहुंच गए थे। तुम ठीक हो? वू बी जियान ए के पास बैठ गया और धीरे से पूछा। वू बी के सामने जियान ए का रवैया एक बहन जैसा था, इसलिए उसकी हरकतें और भाव बहुत स्वाभाविक थे। ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और अपने होंठ भींच लिए। फिर उसने कहा, अभी गलती से मेरी एड़ी जमीन की दरार में फंस गई थी। जब मैं अपना पैर खींच रही थी तो एड़ी अलग हो गई। वू बी ने समझ में सिर हिलाया। तो यही कारण था। कोई आश्चर्य नहीं कि बॉस उसे ले जा रहा था। तुम उसे यहाँ लाए हो? जी हाओयू ने अचानक वू बी की ओर देखा और पूछा। उनके चेहरे पर कोई उतार चढ़ाव या भावनाएं नहीं थीं। जब वू बी ने ये सुना, तो उसने जी हाओयू की ओर देखा और सिर हिलाया। जियान ए ने वू बी की ओर देखा और फिर जी हाओयू की ओर। उसने पूछा, आप एक दूसरे को जानते हैं? उद्धरण चिन्ह।